नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें, आपको मालूम है कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती है, इन लेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है और इनकी क्या विशेषता होती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वायुमंडल की परतें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। भूकंपों का देश किसे कहते हैं? उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जल्दी से आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और इस आंसर को हम कल आप अगली क्लास में बताएंगे कि कितने लोगों ने इस आंसर का सही जवाब दिया है। ठीक है, इसी क्रम को आगे रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है और इन परतों में क्या विशेषता होती है और क्या महत्व होता है। तो हमें सबसे पहले एक फार्मूला या ट्रिक जिसको हम कहते हैं कि वायुमंडल की परतें, उनको याद रखने का सिंपल सी फार्मूला है सो की समता। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक्स है, आप कभी गलत नहीं करोगे और हमेशा आपको ध्यान रहेगा। सौंप से हो गया आपका सौंप मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। है ना अच्छी ट्रिक्स कि सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर, सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल मेसोस्फेयर, तापमंडल थर्मोस्फेयर। और इन्हीं के मध्य में ट्रांजिशन लेयर भी पाई जाती है जिसे हम संक्रमण परत भी कहते हैं। ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। और थर्मोस्फीयर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। आयनोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? आयन। एक्सोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? आयतन मंडल। तो देख, और इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं ट्रोपोस्फेयर नंबर 1, स्ट्रेटोस्फेयर नंबर 2, मेसोस्फेयर नंबर 3, थर्मोस्फेयर नंबर 4। और इसके जो बाहर का, इसके जो वो कहलाता है आपका बहिर्मंडल, जिसको हम आउटर एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि वायुमंडल की परतों के बारे में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो उनकी सीक्वेंस को लेकर पूछा जाता है, या किन्हीं दो लेयर्स के मध्य में कौन सी लेयर पाई जाती है, किन्हीं दो लेयर्स के मध्य में कौन सी लेयर पाई जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि थर्मोस्फीयर में कौन सी दो अदर लेयर पाई जाती है, आयन मंडल और आयतन मंडल। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि धरातल से ऊंचाई पर जाने पर इस सीक्वेंस को किस प्रकार से बताया गया है, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आपका तापमंडल। और इन्हीं क्रम को कई बार ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम की तरह भी पूछ लिया जाता है कि नंबर 4 पे कौन सी आएगी, तापमंडल, नंबर 3 पे कौन सी आएगी आपकी मध्य मंडल, नंबर 2 पे कौन सी आएगी आपकी समताप मंडल, नंबर 1 पे कैसी आएगी ट्रोपोस्फीयर या सौरमंडल। इट मींस कि आजकल आपको पता है कि क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों में सीक्वेंस या क्रम बदल के पूछ लिया जाता है। और कई बार क्रम में आपकी ये भी दे दी जाती है कि ट्रोपोस्फीयर, फिर ट्रोपोपास दे दिया, फिर आपको स्ट्रेटोपास दे दिया, फिर आपको मेसोपास दे दिया, फिर आपको थर्मोस्फीयर दे दिया या आपको एक्सोस्फीयर दे दिया। तो इसमें कहीं भी आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको हमने जो सीक्वेंस बताया है, हमने जो ट्रिक्स बताई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। किसी भी एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, तो थोड़ा सा आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए स्पष्ट रूप से उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना। क्योंकि एग्जाम में अक्सर हम एक एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और उनके कारण, नेगेटिव मार्क्स के कारण हम पीछे रह जाते हैं। तो आपको मैंने ये जो बताया, आपको इतना सुंदर अच्छा एक मेथड बताया कि ट्रिक्स के बिहाव पे, कि सौरमंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल या तापमंडल अर्थात वायुमंडल की सभी परतें आपके सामने दी गई है। अब हम ट्रोपोस्फीयर के बारे में बात करें। सौरमंडल, सौरमंडल की विशेषताएं क्या क्या होती है देखते हैं हम। औसत खोज किसने की, उपनाम या विभिन्न नाम किन किन नामों से जाना जाता है। सामान्य ताप पतंगर, सोप सीमा। देखिए दोस्तों, हमें इन क्वेश्चनों को देखते हुए इनका हमें आंसर क्लियर होना चाहिए, और इन्हीं में से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया जाता है और आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल की औसत ऊंचाई धरातल से कितनी है। तो सौरमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, धरातल से 12 किलोमीटर। खोज की बात की, सौरमंडल की खोज किसने की, तो आपका जवाब हो जाएगा डी। उपनाम, इसे किस किस नामों से जाना जाता है। परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, सवन मंडल, विक्षोभ मंडल, मिश्र मंडल। ताप पतंगर की हम बात करें, सामान्य ताप पतंगर की बात करें, तो हम देखते हैं सामान्य ताप पतंगर 1 किलोमीटर 6.5 सेंटीग्रेड मीटर सेंटीग्रेड
और सौर सीमा से पहले हम इसमें थोड़ा सा ये बताते हैं आपको। मौसमी घटना है, फिर हम कहते हैं आपको सीमा की बात करें। चलो हम एक डिटेल समझते हैं। औसत ऊंचाई की बात करें तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका बन जाता है सीधा सीधा कि सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी धरातल से 12 किलोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल फिक्स सही जाएगा। नंबर 2 आपसे पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए टीजरेंस डी बोर्ड ने की थी। और नंबर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी भी नंबर 3 के प्रकार से पूछा जाता है कि परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल को कहते हैं। समन मंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल को कहते हैं। विषुव मंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल को कहते हैं। मिश्र मंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल को कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी सौरमंडल की जो लेयर होती है, जो आपका सौरमंडल होता है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती रहती है। मौसमी घटनाएं या मौसमी परिवर्तन, यानी कभी तापमान में परिवर्तन, कभी वर्षा होना, कभी आंधी तूफान, आदि क्रियाएं घटित होती रहती है। यानी कि मौसम की दिन प्रतिदिन घटनाएं मुख्यतः किस मंडल में होती है, आपके सौरमंडल में होती है। फिर आपको नंबर 4 पे कहा सामान्य तापमान कि सौरमंडल की विशेषता क्या होती है कि सौरमंडल से जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तो सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ में कम होने लगता है। तापमान ऊंचाई के साथ में कम होने लगता है, या हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं इस मंडल में आपका तापमान कम होता जाता है। और ये जो कम होता जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सामान्य तापमान, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल लैप्स नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है सौरमंडल में कितनी होती है, 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1000 फीट पर 3.6 फ़ारेनहाइट की दर से तापमान कम होता जाता है इस सौरमंडल में ऊंचाई पर जाने पर। और अगले क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहा कि आपसे पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं सामान्यतः किस मंडल में होती है, तो ऑप्शन आपके सामने काफी सारे होंगे, लेकिन आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, सौरमंडल। यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कहाँ होगी, आपकी सौरमंडल में होगी। और सौरमंडल में जो सबसे सौरमंडल की जो ऊपरी सीमा पर एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सौर सीमा या ट्रोपोपास। ट्रोपोपास और ये ट्रोपोपास क्या है, 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है। और इसी परत को हम क्या कह सकते हैं, कोल्ड पॉइंट या शीत बिंदु भी हम इसे कह सकते हैं। और इसी सौर सीमा को हम क्या कह सकते हैं, मौसम परिवर्तन छत भी कह सकते हैं। और इसी सौर सीमा पर जलवाष्प की सांद्रता ज्यादा पाई जाती है। और ये भी देखा जाए कि जो हमारे ये जो सौरमंडल होता है और सौर सीमा होता है, तो सामान्य एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखा जाता है कि सौरमंडल में जो होने वाली जो मौसम संबंधी घटनाएं थी या नॉर्मल लैप्स
रेड थी, या इनकी जो तापमान, वर्षा, आंधी तूफान आदि जो घटनाएं घटित हो रही थी वो इस सौर सीमा पर जाकर ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इस कारण से सौर मंडल को तो हमने इन मौसमी घटनाओं या तापमान, वर्षा, आंधी तूफान आने के कारण हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको एक मिश्रण मंडल कह दिया, जहां पर मिश्रण अवस्था या मिश्रण पाया जाता है। जबकि इसको हमने क्या कह दिया, मिश्रण रहित मंडल भी कह सकते हैं, जहां पर स्टॉप मिक्सिंग यानी मिश्रण नहीं पाया जाता है। क्या मिश्रण नहीं पाया जाता है? जो परिवर्तन सौरमंडल में होता रहता है वो परिवर्तन आपके सौर सीमा पे आकर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो सौर सीमा पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्लियर कि कोल्ड पॉइंट कहां पर होता है, कोल्ड पॉइंट क्यों कहते हैं। आंसर आपका कोल्ड पॉइंट सौर सीमा को कहते हैं। कोल्ड पॉइंट का मतलब कि यहाँ पर सौरमंडल की जो मौसमी जो परिवर्तन घटनाएं थी वो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इस कारण से इसको कोल्ड पॉइंट या मौसम परिवर्तन की छत भी कहा जाता है या शीत बिंदु भी कहा जाता है। और जलवायु की साम्यता भी यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। तो एग्जाम के पर्पज से आपसे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पे, देखो 5 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन, ये 7, 8, 9, 10। और एक विशेषता और देखते हैं हम, ये भी ग्लोब पे देखें तो हमें देखेंगे कि विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई कितनी होती है। तो ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई होती है आपके 16 किलोमीटर और यहाँ पे होती है 6 किलोमीटर सौर सीमा की। कभी कभी ऊंचाई बढ़ जाती है, 18 किलोमीटर भी हो जाती है। जिसका कारण क्या होता है कि ध्रुवों के पास में तो आपकी वायु भारी होने के कारण नीचे की ओर रहती है, और यहाँ पर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ग्रीष्म काल की समय अवधि में, या जहां पर आपके डेजर्ट पाए जाते हैं वहां से सवन तरंगे निकलती है तो वायु फैलती है हल्की होकर। इस कारण से ये परत थोड़ी फैलने के कारण कभी कभी 16 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में विषुवत रेखा के पास में इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। इसी प्रकार से सौर सीमा की बात करें तो सौर सीमा पर विषुवत रेखा के पास में सौर सीमा की ऊंचाई और ध्रुवों के पास में सौर सीमा की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे आपकी पाई जाती है 18 किलोमीटर और यहाँ पाई जाती है आपकी 9 या 10 किलोमीटर। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सौर सीमा पर यहाँ पे जो आपका तापक्रम होता है वो कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ध्रुवों पर, सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया आपके लिए सौरमंडल को पढ़ना। और सौरमंडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, मैं मानता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके सौरमंडल में। चाहे से आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, जैसे आईएएस का दीजिए, चाहे से एसएससी का दीजिए, चाहे से आप नेट का दीजिए, चाहे से आप आईएएस तक का भी एग्जाम देते हो, उनमें भी इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाता है। तो हमें ये सौरमंडल, सौर सीमा, इसके बारे में कंप्लीट रूप से हमें आना चाहिए और ये मान के चलता हूं अगर इनमें से कुछ पूछा जाता है तो आप हमेशा इसको सही करोगे। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए अगली परत है आपकी नंबर 2, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर, देखिए स्ट्रेटोस्फेयर भी अपने आप में काफी विशेषता रखती है। जिस प्रकार से सौरमंडल उसी प्रकार से समताप मंडल, लेकिन दोनों में काफी अंतर। जिस प्रकार से हमारी जो शक्लें होती है वो एक जैसी नहीं होती, तो उसी प्रकार से प्रकृति में भी कई चीजें विभिन्नता लिए भी होती है, लेकिन उनकी विशेषता भी होती है। चलो देखते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल औसत ऊंचाई,
देखिए दोस्तों, समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है आपके 15 से 50 किलोमीटर। खोज आपको आना चाहिए कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, वही खोज इन्होंने की थी। ओजोन मंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बताते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, देन वायुयान। तो हमें ये मालूम होना चाहिए समताप, सम प्लस ताप, और सम यानी समान, किसकी समानता, तापमान की समानता। तो हम ये कह सकते हैं कि समताप मंडल में तापमान की समानता पाई जाती है, तापमान में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि समताप मंडल में कुछ तापमान बढ़ जाता है। दोनों का मत हम बताते हैं कि समताप मंडल सामान्यतः क्या है, मौसम रहित घटनाएं पाई जाती है, मौसम संबंधी परिवर्तन, जैसे यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता। तापमान कम सामान्य, मौसम घटनाएं न के बराबर, नहीं होती। इसलिए ये मंडल वायुयान, एरोप्लेन या वायुयान चलने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और अधिकतर आपके वायुयान सौरमंडल में ही चलते हैं, जिसके कारण हमने बता दिया कि तापमान, मौसम घटनाएं सभी यहाँ पर सामान्य देखने को मिलती है। ओजोन मंडल आपकी जो समताप मंडल होती है, और इसी के मध्य में आपकी ओजोन मंडल पाई जाती है। और ओजोन मंडल की क्या विशेषता है, ओजोन मंडल को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल का रक्षा कवच भी कहते हैं, या प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर, जीवमंडल की रक्षा परत भी कह सकते हैं। कीमोस्फीयर रासायनिक परत भी कह सकते हैं, या वायुमंडल की छतरी भी कह सकते हैं। इतने सारे नाम है आपके ओजोन मंडल के। और ओजोन मंडल सामान्यतः आपके पंद्रह से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है, और इसकी जो सघनता है 25 से 35 किलोमीटर के मध्य में ज्यादा पाई जाती है। और ये जो सघनता होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे ओजोन गैस की। और आपको ये मालूम होना चाहिए जो ओजोन मंडल होता है वो आपकी सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस से आपकी रक्षा करता है, और इसी कारण से इसे हम वायुमंडल का रक्षा कवच भी कहते हैं, या प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर भी कहते हैं, जीवमंडल की रक्षा परत भी कह सकते हैं, कीमोस्फीयर रासायनिक परत भी कह सकते हैं। रासायनिक परत क्यों कहता है, कीमोस्फीयर क्यों कहता है, क्योंकि इस ओजोन मंडल में ओजोन गैस का निर्माण भी होता है और विनाश भी होता है। इस कारण से निर्माण और विनाश होने के कारण इस परत को हम रासायनिक परत या कीमोस्फीयर भी
कहते हैं और उसको वायुमंडल की छतरी भी कहते हैं। इन सब की उपनाम होने के आधार क्या है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, वो आपके ओजोन मंडल को पार करते हुए आती है। तो जो मैक्सिमम जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो यहीं पर स्टॉप हो जाती है और कुछ किरणें सनरेज की जो वायुमंडल के लिए लाभदायक होती है, वायुमंडल में जीवमंडल में रहने वाले प्राणी वर्ग या जीवमंडल के लिए लाभदायक होती है, वही सनरेज यहाँ पर आ पाती है। और बाकी हार्मफुल रेज को ओजोन मंडल एब्जॉर्ब कर लेता है, उनका अवशोषण कर लेता है। इस कारण से ओजोन मंडल आपके समताप मंडल या हमारे पूरे वायुमंडल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यदि ओजोन मंडल नहीं होता, कितना अच्छा क्वेश्चन है, यदि ओजोन मंडल नहीं होता तो वायुमंडल का क्या होता, वायुमंडल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि यदि ओजोन मंडल नहीं होता तो वायुमंडल पर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी आती, जिसके कारण धरातल का तापमान अधिक बढ़ जाता है। कई प्रकार की डिजीज, कई प्रकार की बीमारियां, मोतियाबिंद, स्किन कैंसर आदि के बीमारियां बढ़ जाती है। और धीरे धीरे इस वायुमंडल में इस अल्ट्रावायलेट रेज का अधिक होने के कारण आपका जीवमंडल विनाश की ओर जा सकता है। इसलिए वायुमंडल में ओजोन मंडल का काफी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में ओजोन मंडल में क्या हो रहा है, ओजोन मंडल में होल हो रहा है, यानी ओजोन मंडल में होल हो रहा है, छेद हो रहा है। जिसका मुख्य कारण क्या है, जिसका मुख्य कारण आपकी एक गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर जो हार्मफुल गैसेस होती है, उनका लगातार आपके वायुमंडल यानी धरातल से इस ओजोन मंडल की ओर आने के कारण इस ओजोन मंडल को क्रैक करती है, ओजोन मंडल को विनाश करती है, ओजोन मंडल में छेद करती है। जिसका मुख्य कारण क्या है, मानव द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा की गई औद्योगिकरण प्रक्रिया और जहरीली गैसें और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन पदार्थ, ये सभी मिलकर आपकी जो फ्रिज की जो गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है या क्लोरीन होती है, ये सभी जब गैसें, नाइट्रो ऑक्साइड आदि गैसें जब आपके वायुमंडल से ओजोन में जाती है तो ओजोन मंडल में धीरे धीरे छेद होना स्टार्ट हो जाता है और उसी को हमने क्या कह दिया, ओजोन डिप्लेशन या ओजोन छिद्रीकरण कह दिया। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया, CFC गैस। आपसे पूछा जाए कि ओजोन मंडल को या ओजोन मंडल में रिक्तीकरण होना या ओजोन मंडल में होल होने का मुख्य कारण कौन सी गैस को दिया गया, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दिया गया। और आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन मंडल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो आपका आंसर है कि ओजोन मंडल आपके पाया जाता है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। आपसे पूछा जाए कि ओजोन मंडल में ओजोन गैस की ज्यादा सघनता कहाँ देखने को मिलती है या सांद्रता, सघनता या सांद्रता कहाँ देखने को मिलती है, वो आपको मिलती है 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज्यादा देखने को मिलती है। और ओजोन मंडल में क्या, अल्ट्रावायलेट किरणें जब आपके सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो क्या करती है, इस ओजोन को ब्रेक कर देती है और ओजोन आपकी बन जाती है ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन का एटम, इस प्रकार से, और वापस इसको तोड़ेगी। ये जो घटना होगी ये कहाँ होगी, ये आपके दिन में होगी, और जो ये घटना होगी वो आपकी नाइट में होगी। यानी कि देखिए, दिन में तो ओजोन का विनाश होता है और नाइट में ओजोन का निर्माण होता है। तो जो ओजोन का विनाश हुआ और ओजोन का निर्माण हुआ, ये सभी क्रियाएं जो हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन निर्माण और ओजोन का विनाश होना कहलाता है। और वायुमंडल से जो आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा रही है, वो वायुमंडल में जाने पर आपके ओजोन को ब्रेक करती है, ओजोन को तोड़ती है, जिसके कारण आपके ओजोन में छेद या ओजोन में होल होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, तो इस प्रकार से आपके समताप मंडल की कुछ विशेषता आपको बताई गई। थैंक यू दोस्तों, आज हम इतना ही बताते हैं। कल की क्लास में हम बताएंगे कि ओजोन के बारे में और आपसे चर्चा करेंगे और अन्य जो आपकी लेयर्स रहेंगे उसके